हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होंगे। सब लोग कह रहे थे गुरुजी मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया, देखिए ध्यान से, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, प्यारे बच्चों, ये है आपके सामने। है बिहार, देखो इसको माउस बंद कीजिए, इसके नीचे बहुत मैसेज टू टू कर रहा है, उसको हटाइए पहले जल्दी से। ठीक है, आप सभी लोग प्यारे बच्चों लाइव आ जाएं जल्दी से, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उन सभी के पास एक बार आप शेयर कर दें। जितने भी फ्रेंड्स हैं, माउस हटाओ ना रे, जितने भी फ्रेंड्स हैं इसके पास आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि वो सब लाइव आ सकें। ठीक है ना, हटाइए, ठीक कीजिए, हटाइए से जल्दी से। आप सभी लोग लाइव आ जाएं प्यारे बच्चों, और आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं सबको बुला लीजिए, क्योंकि आज इसका पढ़ने, है ना, आज हम लोग इसका क्लास करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएं, जल्दी से प्यारे बच्चों लाइव आ जाएं। और कम से कम लाइव की संख्या अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, कम से कम तो 4K तो होनी चाहिए, 4K लोग तो लाइव होने चाहिए। ये है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 मैट्रिक का। कितने क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 20% यहाँ से आ सकते हैं। कितने परसेंट बताओ? 20% क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया। दूसरी बात बताऊँ मेरे बच्चों, अगर आप लोग बोलोगे सर इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ है, आप देखोगे बच्चों तो इसका लेवल जो है ना वो थोड़ा सा टफ है। इसके पीछे रीज़न क्या है सर, बताओ रीज़न, हटाओ रोशनी, इसके पीछे रीज़न क्या है? जो लेवल इसका थोड़ा सा टफ है, लेवल जो ऑब्जेक्टिव का थोड़ा टफ है, ऑब्जेक्टिव का लेवल जो थोड़ा सा हार्ड है सर, इसके पीछे रीज़न बताओ। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा इसके पीछे जो रीज़न है, इसके लेवल का, इसके लेवल का थोड़ा सा हाई होने का जो मेन रीज़न है वो ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या हुआ है ना, ध्यान से समझना। इसका जो रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 80 में से 80 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 40 क्वेश्चन ही बनाने हैं, इसलिए इसके लेवल को थोड़ा टफ किया गया है, हल्का सा टफ किया गया। इसके पीछे रीज़न यही है कि बच्चों 80 में से 40 बनाने हैं, इसलिए आपको रीज़न को टफ किया गया है। आप कभी भी ये ना सोचें कि सर मैंने 80 में 80 मुझे बनाना, नहीं बच्चों, आपका फोकस इस पर होना चाहिए, 40 पर। 80 क्वेश्चन है, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए बताओ? आपका फोकस बच्चों 40 नंबर पर ही होना चाहिए, 100%। ठीक है ना, शुरू करते हैं। चलिए अब इसके बाद बच्चों जो हमारी वीडियो है ना, हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल किया जाए और सब्जेक्टिव क्या है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब के समय 80 क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों का 100% सही उत्तर दें। जो उत्तर नहीं जानेंगे बच्चों हम आपको बता देंगे उत्तर नहीं आता है। ठीक है ना, इससे पहले पीछे टुन टुन करता है, मैसेज हटा दो, कहाँ से करता है? टेलीग्राम से। चलिए जी शुरू करें। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि बच्चों निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। सबसे पहला क्वेश्चन है किसका अपवर्तनांक अधिक है। देखो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बच्चों अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। किसी भी, है ना, क्या क्वेश्चन है बच्चों? किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है दिया गया बच्चों, तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। देखो अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं जानूंगा तो मैं सीधा कह दूंगा मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत बताऊंगा बच्चों। ठीक है ना, चलिए एक बार आप सभी लोग लगा दीजिए एकदम, एक बार पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस बच्चों एक बार शेयर हो जाए, शेयर सबका हो जाए एक बार। कम से कम मैं कहता हूं कि अगर अभी 3000 बच्चे देख रहे हैं तो 3000 शेयर होना चाहिए, कम से कम 3000 शेयर इस वीडियो का होना चाहिए, जितने भी आपके पास हैं सबके पास। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 4 आया कि दाढ़ी बनाने में, क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो बच्चों दाढ़ी बनाने में उपयुक्त किसका होता है? तो कहते हैं कि अवतल का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चौथा नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, दोनों में क्या संबंध है। देखो अगर मैं आपके सामने मॉडल पेपर लेके आता बच्चों तो वो मॉडल पेपर आपको साफ साफ नहीं दिखता, इसलिए मैंने उसे टाइपिंग करवाया है, बहुत मेहनत लगाए। कहते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो हम कहते हैं कि f जो होता है वो r का हाफ होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो बच्चों अभिसारी लेंस हम लोग किसे बोलते हैं? उत्तल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, उत्तल को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब होता है सबसे कम। आपको पता है कि लाल का सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम होता है बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। आप 80 मत देखना, देखो कि 40 क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, आराम से बन जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो बच्चों तारों का जो टिमटिमाना होता है ना वो क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं।
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो आप कह सकते हो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन गलत है, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बच्चों डी सही है, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन भी चलता। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, बताएं। तो बच्चों प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो है ना वायु में, कांच में, निर्वात में, तो सबसे अधिक आपका निर्वात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, जो कि बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर दिया गया है, वही 100% है बच्चों, बस मैंने इसको टाइपिंग करवा दिया है। क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो बच्चों अपवर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब बताइए ये जो 10 क्वेश्चन बोर्ड द्वारा पहले 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 में आपने कितना सही किया? ऑफिशियल मॉडल पेपर बच्चों, ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 2023 को, जहां से 20% ऑब्जेक्टिव पक्के आएंगे, ऐसा बोर्ड का मानना है। ठीक है, जल्दी बताओ कि 10 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा, 10 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा? सब लोग शेयर करेंगे एक दूसरे को, 10 में से कितना सही हुआ? गुरुजी 10 में से आपका है ना, आप बोलोगे सर 10 का हमारा कितना हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, जल्दी बताना। ठीक है, 100% मुझे भरोसा है कि 10 में से आपका पहला 10 में 10 सही हुआ होगा, 10 में से 10, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों। अगला क्वेश्चन आइए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र में किस, है ना, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो जल विद्युत संयंत्र हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें क्या होता है ना, जल इकट्ठा होता है, तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। देखो जलता हुआ मोमबत्ती क्या होता है कि जलते हुए मोमबत्ती में पहले क्या होता है, रासायनिक चीजें होती है, रासायनिक ऊर्जा, फिर उससे बदलता है। तो बच्चों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना काम होता है जलती मोमबत्ती, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान, है ना, विद्युत वाहक बल की तुलना में होता है। जब बच्चों ध्यान दीजिए, कहते हैं कि जब विद्युत सेल से धारा प्राप्त करेंगे तो उसका जो मान होगा ना वो कम हो जाएगा, तो ऑप्शन है बच्चों कम होगा, क्या होगा, कम होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। एक बार एक क्वेश्चन आ भी चुका है, ऑप्शन नंबर बी होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 14 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, आपको 2 तरह से जोड़ सकते हो। अगर आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 में जोड़िए, ऐसे जोड़ने से मान बढ़ता है। और अगर ऐसे जोड़ते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे जोड़ने से मान घटता है। तो बच्चों अगर मान बढ़ाना है तो हमेशा चीज़ों को समांतर, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़िए। मान बढ़ाने के लिए चीज़ों को श्रेणी क्रम में जोड़िए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है कि बच्चों विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग प्रयोग किसका करते हैं? नर्म लोहे का। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा? नर्म लोहे का। और आपसे पूछा जाए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, तो अस्थायी चुंबक में बच्चों इस्पात का उपयोग होता है। अस्थायी चुंबक में अगर आपसे पूछा जाए किसका उपयोग होता है, तो कहते हैं हम लोग किसका, ना इसका, है ना, इस्पात का। अगला क्वेश्चन है उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? तो बच्चों याद रखना, हमेशा नाभिक के संलयन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत, तो आप कहेंगे सर सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिक की संलयन। क्या होता है? नाभिक की संलयन होता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। और बच्चों इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो कहते हैं उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? तो नाभिक की संलयन, विखंडन कोई मत कहना, नाभिक की संलयन चाहिए, नहीं बच्चों, है ना। उच्चतम ताप मतलब तोड़ने के लिए, मतलब नाभिक के संलयन में चाहिए, लेकिन बच्चों जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए भी तो चाहिए। तो मेरे ख्याल से दोनों होगा बच्चों, सॉरी, है ना। उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नाभिक के संलयन तो होती है, लेकिन नाभिक की विखंडन भी मेरे बच्चों ऐसा लग रहा है कि उसके लिए भी तापमान चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आप लोग क्या कहते हैं बताइए? संलयन तो चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि विखंडन में भी बच्चों, विखंडन में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए भी टेम्परेचर चाहिए। बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए? विखंडन सर जी, नहीं बच्चों, मुझे लग रहा है ऐसा कि दोनों होना चाहिए, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है सर दोनों होना चाहिए, क्योंकि नाभिक की विखंडन भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या है? तो बच्चों सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति एक ही है, उसका नाम है बच्चों, है ना, देखो सौर कुकर विद्युत में नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत है, सौर सेल होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, सौर सेल होता है, क्योंकि सौर कुकर विद्युत में नहीं बदलता है, वो तो उष्मा में बदलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवनों की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो बच्चों पवन विद्युत जनित्र में पवनों की चाल कम से कम, मैंने आपको बताया है, कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, 12 से 14 नहीं चलेगा, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं बच्चों, क्योंकि 15 किलोमीटर कम से कम बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, इनमें से कोई नहीं आंसर है, ठीक है ना। इसका आंसर है क्या सूरज, इसका मेरा क्वेश्चन सही है, देखो तो, है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बच्चों कम से कम, क्योंकि हमने पढ़ा है कम से कम जो चाल है, कम से कम जो चाल चाहिए बच्चों, कम से कम चाल चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर बच्चों कि पवनों का देश किसे कहते हैं, पवनों का देश तो कहते हैं बच्चों, पवनों का देश कहते हैं डेनमार्क को। किसे कहते हैं? डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। किसको कहते हैं? पवनों का देश कहते हैं डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है। बच्चों सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य जो होता है वही उसका विद्युत वाहक बल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? हमारे जो घरेलू परिपथ हैं उसमें मुख्य रूप से हम क्या लेते हैं? आप सबको पता है कि हमारे घर में आता है बच्चों, हमारे घरों में आता है, हमारे घरों में क्या आता है? तो आप बोलोगे सर जी हमारे घरों में आता है 220, है ना, हमारे घरों में आता है 220 वोल्ट। कौन सा करंट? तो बोलोगे सर एसी करंट। कितना हर्ट्ज? तो 50 हर्ट्ज। तो बच्चों घरेलू में जो हमारा आता है उसमें क्या आता है? प्रत्यावर्ती धारा बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि 20 प्रश्नों में से आपने कितना सही कर दिया, जबकि 80 में से आपको 40 करना है। 20 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया? जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट से, स्पीड में। यस गुरुजी हमने 20 में से ये कर दिया वो कर दिया, जल्दी बताओ तेजी में, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, आपको 80 में से 40 करना है, 80 में से 40 करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। बच्चों वर्ण विक्षेपण असंभव है किसमें? तो वर्ण विक्षेपण देखो निर्वात में कैसे होगा? वर्ण विक्षेपण होने के लिए बच्चों 2 माध्यम चाहिए। कहता है कि कांच में हो सकता है तो संभव है ना, जल में भी हो सकता है बच्चों, है ना, फाइबर वगैरह में हो सकता है। तो निर्वात में जहाँ, है ना, निर्वात में बच्चों यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये असंभव है ना, निर्वात में। ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही होगा इसका। लेकिन है ना देखो यहाँ ध्यान दीजिए, आई एम नॉट 100% श्योर बच्चों, 100% नॉट श्योर, है ना, नॉट श्योर बच्चों। लेकिन मुझे पूरा मेरा अगर मेरे, है ना, मेरा मानना है बच्चों कि निर्वात में वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों निर्वात में कम से, है ना, निर्वात में कैसे होगा? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या है कि ये हमको लग रहा है कि निर्वात में ये संभव नहीं है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, पर आई एम नॉट 100% श्योर। देन क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि मैं जहां पर नहीं पता होगा मैं आपको बता दूंगा कि ये हमसे थोड़ा सा मुझे असंभव लग रहा है। क्वेश्चन है बच्चों, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। देखो वायु में रखा एक कांच का जो प्रिज्म होता है वो आपतित किरण को बच्चों आधार से दूर मोड़ देता है। आधार से कहां मोड़ता है? दूर मोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, आधार से दूर मोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि है ना 2Zn और प्लस में O2। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर Zn में जो है ना 2Zn लिखा गया, प्लस में O2 हो रहा है, यानी सीधी बात है कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। सीधी बात है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये बनता है 2ZnO, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मैंने पढ़ा है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो हम इसे उपचयन कहते हैं बच्चों। क्या होता है? उपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 24 नंबर, खाना बनाना खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बच्चों खाने वाले सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए, है ना, NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaH, खाने वाला सोडा। यह है बच्चों खाने वाला, ध्यान देना, पूछा जाए खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा पूछा जाए, खाने वाला सोडा, तो कहते हैं गुरुजी खाने वाला जो सोडा होता है वो होता है ना NaHCO3। अगर पूछा जाए बच्चों धुआं सोडा, क्या पूछा जाए? धुआं सोडा, है ना, शायद आगे आया है बच्चों धुआं सोडा। धुआं सोडा पूछा जाए तो धुआं सोडा क्या होता है? धुआं सोडा होता है Na2, है ना, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है बच्चों धुआं सोडा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? NaHCO3, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों की कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो बच्चों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में जो धातु है उसका नाम क्या है बच्चों? पारा। ऑप्शन नंबर बी होगा धातु। अगर पूछा जाए कि धातु कौन सी है, धातु बच्चों, तो कहते हैं कि धातु है हमारे पास पारा। अगर पूछा जाए कमरे के तापमान पर रहने वाली अधातु कौन सी है, अधातु, तो आंसर होता है बच्चों ब्रोमीन। क्या होता है? अधातु होता है ब्रोमीन। तो इसको आप अच्छे से याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि है ना आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? आप सभी को अच्छे से मालूम है कि शून्य समूह का तत्व होता है बच्चों, है ना, कहते हैं कि है ना शून्य समूह मतलब सबसे अंतिम में होता है हीलियम, सबसे शुरू में हाइड्रोजन, दूसरा मतलब हीलियम। तो बच्चों हीलियम जो है ना, हीलियम जो है वो शून्य समूह का तत्व है। हीलियम, हीलियम प्यारे बच्चों शून्य समूह का तत्व है। हीलियम शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह का तत्व है, समूह का
तत्व है, अगर आप देखेंगे हीलियम बच्चों, कौन है? हीलियम शून्य समूह का तत्व होता है, ठीक है ना, हीलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 37 है ना, 27 नंबर की सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? तो बच्चों बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। कहां पर? वो नहीं बोल रहे हैं, वहां गलत क्वेश्चन टाइपिंग किया है, वही ना आया, हम वही पूछ रहे हैं, वही ना आया है, बस बात खत्म है। कहते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि है ना कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज को मिलाने पर विलयन का रंग बच्चों गुलाबी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्या होगा? गुलाबी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी होता है, गुलाबी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सा है? हमने आपको कई बार बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे उत्तरदायी गैस है बच्चों, सबसे उत्तरदायी गैस है वो है CO2। क्या है? CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन नंबर आपका भी होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी गैस है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 29 नंबर कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक बच्चों सल्फर है ना, सल्फर, गंधक जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या होता है? सल्फर। गंधक पूछा गया है, गंधक की परमाणु संख्या यानी हम इसे सल्फर कहते हैं बच्चों। सल्फर का क्या होता है? 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? तो गंधक मतलब होता है बच्चों सल्फर, ये होता है 16। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 16, ठीक है ना। आप मुझे बताना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि है ना कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में है। बच्चों अम्ल जल में क्या है? ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि अम्ल जितने भी अम्ल हैं वो जल में क्या होते हैं? तो आप देखेंगे कोई भी अम्ल बच्चों, मान के चलिए कोई भी जल है ना, जल है, प्लस में अगर हम अम्ल देते हैं, आपको पता है कि जल जो है वो अम्ल के साथ घुलकर, है ना, क्या लिखेंगे कि अम्ल, है ना, आप जानते हैं कि अम्ल जल के साथ घुलकर H+ आयन देता है। क्या देता है बच्चों? H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात बच्चों अम्ल, अर्थात अम्ल जल में आयनित होता है। अम्ल जल में क्या होता है बच्चों? जल में आयनित होता है। आप कह सकते हैं कि जल में यह क्या होता है? आयनित होता है। तो प्रश्न पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? तो बच्चों अम्ल क्या होता है? जल में आयनित होता है। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, क्योंकि अम्ल आप देखते हैं कि आयनित होता है क्योंकि वह देता है हाइड्रोजन आयन, तो बच्चों आयनित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी आप बताएं पहले 30 में से आपका स्कोर क्या रहा? 30 में से पहले बच्चों 30 में से आपका स्कोर बताइए कितना रहा? जल अम्ल जो है ना वो जल में आयनित होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना। जल्दी सर जी 27 नंबर का गलत है, पीला होगा सर, नहीं बच्चों गुलाबी आंसर सही है, गुलाबी ही आंसर होगा। हो सकता है मैंने पहले कभी गलत किया हो पर इस बार सही है, गुलाबी आंसर होगा बच्चों, इस बार गुलाबी सही है। हो सकता है पहले मैंने कभी मिस्टेक कर दिया हो, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए क्या है? यस सर 27 का पीला होगा सर, है ना? नहीं बच्चों नहीं, देखो गुलाबी होना चाहिए। हाँ सर बोर्ड में 80 आएगा सर, हाँ बोर्ड में आपका 80 नंबर फिक्स आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। कहते हैं बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि है ना अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। मैंने पढ़ा है बच्चों कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड बच्चों ध्यान दीजिएगा, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? हमने पढ़ाए थे आपको कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ऑक्साइड बच्चों अम्लीय होते हैं। ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर हम लोग मिश्र धातु तैयार करते हैं? तो क्या आपने कभी सुना है कि सोने में लोहे मिलाते हैं? क्या आपने सुना है कभी सोने में पोटेशियम मिलाते हैं? क्या आपने सुना है कि सोने में जिंक मिलाते हैं? नहीं बच्चों, सोने में सोने में आप कॉपर वगैरह मिला सकते हैं, कॉपर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, है ना? तो लिखेंगे कि सोने को ठोस बनाने के लिए, सोना जो ना अगर आप देखोगे 24 कैरेट का, तो 24 कैरेट का है ना मुलायम होता है। तो सोने को है ना, सोने को कड़ा या बोल सकते हैं ठोस बनाने के लिए उसमें तांबा, है ना, कॉपर मतलब तांबा, ब्रैकेट में Cu मिलाया जाता है।
है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है कि ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। कहते हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड है प्लस में Ag है ना, AgNO3 का मतलब होता है कि सिल्वर नाइट्रेट। जब सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो बच्चों हमारा जो अभिक्रिया आता है वो आता है AgCl यानी कि है ना AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर क्लोरीन, और प्लस में आता है बच्चों क्या NaNO है ना, NaNO3। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Na के साथ Cl था, अब Na के साथ बच्चों है, अब Na के साथ में हो गया NO3 और यहाँ पर Ag के साथ Cl हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का स्थान परिवर्तित हुआ। तो बच्चों हमने आपको सिखाया था कि आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया है ना द्विविस्थापन कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बच्चों सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है कि है ना सिलिकॉन क्या है बच्चों, सिलिकॉन या फिर सिलिकॉन क्या है ना, सिलिकॉन बोले या फिर सिलिकॉन क्या है, आप सभी को मालूम है कि बच्चों सिलिकॉन क्या होता है। सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। ऑप्शन नंबर है ना, आपसे अगर पूछा जाए सिलिकॉन के बारे में, Si सिलिकॉन होता है, इसकी परमाणु संख्या बच्चों 14 होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग सौर सेल में है ना, सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सिलिकॉन का क्या होता है बोलो? प्रयोग होता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। बच्चों वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूरी तरह से भरे होते हैं, आप देखेंगे जैसे मैं बोलूं बच्चों आपको है ना, जैसे मैं कहता हूं मान के चलिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या आता है ना, ऑक्सीजन नहीं है ना, जैसे कि नियोन बच्चों, नियोन मान लेते हैं, नियोन है ना, नियोन मान लेते हैं, नियोन, ठीक है ना, जिसका 10 होता है, 10 में देखेंगे तो 2 और 8, तो जिसके है ना पूरे भरे होते हैं हम उसे कहते हैं बच्चों उत्कृष्ट गैस। हम इसे क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। जिसके बाहरी सेल पूरे भरे हों हम इसे उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बच्चों डी होगा। उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं, सबसे लास्ट में रहता है ना, तो हम इसे क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? हम इसे बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी को मालूम है कि खड़िया का सूत्र होता है बच्चों है ना, क्या बोले? खड़िया, क्या बोले? खड़िया, खड़िया बोले बच्चों, या फिर इसे बोलते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर, या इसी को बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर बच्चों। इन सभी का फॉर्मूला एक ही होता है CaCO3। तो ऑप्शन बोलिए कौन सा है? CaCO3, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, CaCO3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड अगर यहाँ पर देखें बच्चों तो SO2, SO2 कहता है। SO2 क्या है? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है ना, SO2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इसी कारण से अम्ल वर्षा होती है। इसकी वजह से बच्चों क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है बच्चों? SO2 होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन है ना एल्काइन है? बच्चों अगर कोई एल्काइन है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एल्काइन कोई भी है तो उसका रूप क्या होता है। आपको पता है ना कि एल्काइन का रूप क्या होता है? एल्काइन का रूप होता है CnH2n-2। अब इसमें देखिए किसमें ये फार्मूला लागू होता है, किसमें फार्मूला लागू होता है? तो पहले वाले में फार्मूला लागू नहीं होता है, ऑप्शन गलत है। दूसरे वाले में अगर लेते हैं 2 तो लिखते हैं C2, ध्यान दीजिएगा, लेते हैं C2, H में 2 गुणा 2 माइनस का 2 तो कहते हैं C2, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं C2, H में 2 दूना 4 होगा, 4 में से 2 गया तो कहते हैं बच्चों C2 और H2, अर्थात हम कह सकते हैं कि C2 और H2 में क्या होता है? एल्काइन है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, C2H2 में एल्काइन है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा सी है ना, CH3O है ना, C2 और H5 का IUPAC नाम बताइए, IUPAC नाम बताइए। तो बच्चों C2 और H5 लिखा गया है, इसका मतलब आपको C2 लेना है, यानी कि है ना पहला होता है बच्चों ईथेन, दूसरा क्या होता है? पहला होता है ईथेन, फिर होता है मीथेन, मीथेन नहीं, मीथेन ईथेन। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? मीथेन तो होगा नहीं, मीथेन तो होगा नहीं, यहाँ पर ईथेन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोपेन भी नहीं होगा। तो बच्चों ये दोनों में कौन सा ऑप्शन है ना, एथिल मेथिल ईथर होगा या फिर है ना एथेनॉक्सी मेथेन, एथेनॉक्सी मेथेन, ठीक है ना, एथेनॉक्सी मेथेन, ये दोनों में से कोई इसका आंसर है, ठीक है ना। पहले बच्चों यहाँ पर ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मेरा खराब है, थोड़ा सा खराब है, इसको ठीक करने की जरूरत है। मेरा थोड़ा सा ये वाला पोर्शन गलत है, मतलब उतना अच्छा नहीं है मेरा। CH3COH, तो इसमें देखना कोई सा दोनों में से कोई आंसर है ना, मतलब मेथिल ईथर तो है ना, ईथर है बच्चों, ओ है ना, ईथर है, ठीक है। तो मुझे लगा ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है ना, एथिल मेथिल ईथर। देखो तो इसका सही है क्या? ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर ओ भी है, ओ है इसका मतलब ये ईथर समूह का है।
O है मतलब ये ईथर समूह का है। अब तो ये कंफर्म हो गया कि ऑप्शन यही है बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा, मतलब आपका बी सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन हमारा 40 नंबर। निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो बच्चों आप सभी को मालूम है कि एथेनॉल का उपयोग, एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। किसका? एथेनॉल का उपयोग। लेकिन बच्चों यहाँ पर प्रोपेनॉल भी दिया है, इथेनॉइक अम्ल भी दिया है ना। ध्यान दीजिएगा, एथेनॉल का उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों कि इथेनॉल का उपयोग, कई बार मैंने पढ़ाया है कि एथेनॉल का उपयोग, एथेनॉल का उपयोग, एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा ये दे दिया है क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शंस और दे दिए गए हैं, ठीक है ना। दो ऑप्शंस यहाँ पर और दे दिए गए हैं, ठीक है ना। आपको पता है ना? यस गुरुजी, बहुत बढ़िया, ठीक है। ध्यान दो, ये मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, ठीक है ना। इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, पर यहाँ पर दो ऑप्शंस और दिए गए हैं, तो इसके बारे में प्रोपेनॉल का होता है या नहीं होता है पता नहीं, इसके बारे में तो मैंने नहीं सुना कभी, है ना। एथेनोइक अम्ल का भी उपयोग कभी कभी ईंधन के रूप में हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर इथेनॉल, गुरुजी इथेनॉल होना चाहिए 93 का, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक बच्चों ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, पर यहाँ पर नॉट 100% श्योर, नॉट 100% श्योर, ठीक है ना। अब बोलो सर क्यों? देखो मैं गलत नहीं बोल सकता बच्चों, मैं गलत नहीं बोल सकता। अब बताओ, अगर हम मान लेते हैं कि, है ना, कि ये ऑप्शन सही है, इसके अनुसार बताओ कि आपने 40 में कितना सही किया, 40 में कितना सही किया, ठीक है ना। जो सही है वो सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहूँ तो बच्चों कहीं से देख के आपको बता सकता था, पर उतना टाइम मुझे नहीं मिला कि मैं कहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी आना था। जल्दी बताओ, ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ, अगर मैं ऐसे सी को मान लेता हूँ सही है, उसके अकॉर्डिंग बताओ कितना सही है आपका, ठीक है ना। पर इसको एक बार देखना होगा कि, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। इथेनॉल तो मुझे पता है, मैंने पढ़ाया है बच्चों कि इथेनॉल एक का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। अब बताओ, है सर 30 बहुत अच्छा है, मतलब बताओ कि मतलब आपको ना 80 में से 40 करना है, 80 में 40। अभी तो आपका 40 में से आपका इतना अच्छा स्कोर है। आइए, कहते हैं बच्चों 41 लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं बच्चों, अगर मान के चले कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। बच्चों यहाँ पर एक चीज याद रखना, मैंने इधर देखा है Na2ZnO2, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला का होगा Na2ZnO2 O2 और प्लस में H2, ये इसका आंसर होगा। ध्यान दो, ये आपको इसका आंसर देखना है, मैं देखने दो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, है ना, Na2ZnO2 Zn, है ना, ZnO2 Na2ZnO2, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों है, उल्टा दे दिया है, इसको ऊपर होना चाहिए था, बी नंबर, है ना, ये ऑप्शन सही है। ध्यान दो, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी था कि भाई साहब ये वाला ऑप्शन सही है। देखो ये कहाँ पर है ऑप्शन, देखो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया था, तो इसको ऊपर जाना था, तो आप बी या सू बोले, लेकिन आपको याद रखना है कि Na2ZnO2 प्लस, है ना, प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस H2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि, है ना, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मैंने पढ़ा है बच्चों, धोबिया सोडा का होता है ना। अगर आपसे पूछा जाए धोबिया सोडा, मैंने बोला बच्चों पहले खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, बोलो क्या होता है खाने वाला सोडा, पूछा जाता है तो क्या लिखते हैं, खाने वाला सोडा लिखते हैं NaHCO3। पूछा गया बच्चों धोबिया सोडा, क्या पूछा है, धोबिया सोडा, तो धोबिया सोडा का क्या हो जाएगा, धोबिया सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना। तो 10H2, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अम्ल राज्य के सांद्रण में HNO3 और HCl का रेशियो क्या होता है। ये मैंने इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार हल्ला कर करके पढ़ा है कि बच्चों अम्ल राज्य में HNO3, है ना, क्या पूछा गया, HNO3 और रेशियो पूछा गया O3 और रेशियो बच्चों HCl का। मैंने क्या बोला कि ये है ना, ये आपको अभी लग रहा है बच्चों 3-1, तो इसका उल्टा लिखना, यहाँ पर है 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो इसका उल्टा लिखना है। क्या लिखना है, उल्टा लिखना, हमेशा उल्टा है, क्या लिखना है, उल्टा लिखना है, उल्टा। अगर आपको लग रहा है कि 3-1 तो लिखना क्या है, 1-3। तो बच्चों इसमें होता है ना, क्या होता है आंसर बताओ, आंसर होगा बच्चों 1-3। ऑप्शन नंबर बताओ क्या होगा, ए सही है, 1 और 3, इसको उल्टा लिखना है, 3-1 है तो 1-3 हो जाएगा, ठीक है ना, सही बात है ना। अरे 3-1 नहीं होगा, है ना, क्या लगा, अम्ल राज्य में HNO3 और सांद्रण HCl का अनुपात क्या होगा, 3-1 कैसे हो जाएगा बच्चा, 1-3 हो जाएगा, 3-1 हो जाएगा, उल्टा लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है, इसमें उल्टा लिखना पड़ता है। ये 3 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको 1-3 हो जाएगा। ये समझ गए नहीं समझ गए, 1-3 होता है, उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है ना, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ये तो बच्चों केमिस्ट्री में पहला दिन आपने सीखा था, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं हम उसे कहते हैं अभिकारक, है ना, क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो बनते हैं भाग लेने वाले पदार्थ, ध्यान देना, भाग लेने वाले कहलाते हैं, भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं बच्चों अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और जो बनते हैं अभिकारक, और जो बनते हैं, मैं, हाँ,
और जो बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, और जो बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों प्रतिफल। प्रतिफल या बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, इसमें से SO2 क्या है? अम्लीय है। SO2 क्या है? अम्लीय है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 है, ये अम्लीय है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? जो लाल को नीला करेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा था कि अम्ल, हमने क्या पढ़ा था बच्चों? अम्ल, हमने पढ़ा था अम्ल, अम्ल नीले को लाल करता है। अम्ल नीले को क्या करता है? लाल करता है। अम्ल नीले को लाल करता है, ये हमने पढ़ा था बच्चों। यहाँ पर उल्टा दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये बताओ कि जलीय विलयन लाल को नीला करता है, लाल को नीला। तो क्या पढ़ेंगे बच्चों कि क्षार जो होते हैं ना, क्षार, क्षार क्या करते हैं? लाल को नीला करते हैं, लाल को नीला करते हैं, नीला करते हैं। तो बच्चों यहाँ अम्ल नहीं होगा, इसका आंसर क्षार होगा। अगर कोई बच्चा गलती से भी कह रहा है सर अम्ल, तो वो गलत है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, है ना, स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान बताइए। स्वस्थ शरीर का जो सामान्य पीएच वैल्यू होता है वो बच्चों 7 पॉइंट क्या होता है ना। हमारे शरीर क्या पढ़े थे हम लोग ने, क्या है ना, हमने क्या पढ़ा था कि हमारा शरीर बच्चों, है ना, 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच, पीएच परास के बीच कार्य करता है, कार्य करता है। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। हमारा शरीर 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच क्लास के बीच काम करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की निम्नलिखित यौगिक में से कौन जल में विलय है? निम्नलिखित में से कौन जल में विलय है? सॉरी बच्चों इसके लिए, है ना, सॉरी, कौन सा विलय है इसके लिए? देखो बेंजीन, मेथेन, ग्लूकोज। देखो जल में विलय तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ध्यान दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो जल में घुलकर दुधिया चूना बना। बताओ बच्चों, आपने सुना होगा, है ना, कि जल में घुलकर, है ना, जल में जब बच्चों, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है ना, घुलता है HO2 प्लस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो, है ना, क्या होता है ना, चूना जल में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाता है तो वो दुधिया बना देता है। तो बच्चों सॉरी इसके लिए, नॉट, ना, प्रॉपर श्योर नहीं है हम, तो नॉट श्योर बच्चों। तो देन आप लोग जो कहोगे वही मानेंगे, ठीक है। आप लोग को जो लगे आप लोग आंसर कर देना। एक आध क्वेश्चन देखो जिसमें श्योर नहीं है वो बात हम नहीं बताएंगे, ठीक है, गलत हम आपको नहीं पढ़ा सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं बच्चों निम्नलिखित में से कौन अमलगम है? देखो अमलगम में हो ना, अमलगम में क्या होता है? कॉपर हो सकता है, अमलगम में बच्चों आपका मैग्नीशियम हो सकता है, अमलगम में आपका जिंक हो सकता है। तो ये सभी मिलकर के अमलगम बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अमलगम है? तो बच्चों कॉपर, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है। तो कॉपर और जिंक, है ना, याद रखेंगे बच्चों कि कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम इत्यादि धातु मिलकर अमलगम बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाए बच्चों, है ना, कॉपर और जिंक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कॉपर और जिंक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट का मतलब ये होता है कि ZnSO4 है ना के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है, आपने पढ़ा होगा बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। वहां मैंने बताया था कि जिंक सल्फेट को अगर हम इसमें कॉपर डाल दें तो बच्चों यहाँ बनता है कॉपर सल्फेट और प्लस में जिंक अलग हो जाता है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। इसे कहते हैं बच्चों, है ना, हम इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हम इसे कहते हैं। आपको है ना, आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो वह धातु है बच्चों कॉपर। क्या है? कॉपर ही है जो इसको हटा सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से होगा, कॉपर। चलिए बताइए कि 50 क्वेश्चन में से अगर गुरुजी ने एक आध क्वेश्चन नहीं बताए हैं तो आपका स्कोर लगभग 49 में से कितना हो सकता है? 49 क्वेश्चन ही आपने अभी तक देखे हैं। आपको बताइए आपने कितना क्वेश्चन सही कर दिया? ठीक है, आपने पूरा नहीं देखा है, फिर भी आपका स्कोर बताइए आपने कितना अच्छा किया। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, जितने भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को सब लोग लाइक कर दो, और आपने बच्चों पसंद नहीं किया सब लोग पसंद कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर वगैरह कर दें। नए आए चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको हर सेट को यहाँ से पढ़ना है ताकि आप अच्छी चीज़ों को, है ना, सीख पाओ बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है 51 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा गया है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या है? बच्चों बताओ, ऑक्सीजन रक्त को है ना, ऑक्सीजन रक्त को ले जाने वाला कौन है? हमने पढ़ा था कि धमनियां, हमने क्या पढ़ा था बच्चों? धमनियां ऑक्सीजनित रक्त को, है ना, ऑक्सीजनित रक्त को
ऑक्सीजनित रक्त को ले जाती है, ऑक्सीजनित रक्त को ले जाती है। धमनियां जो होती हैं बच्चों वो ऑक्सीजनित रक्त को ले जाती हैं, और हमने पढ़ा था सीरा बच्चों वी ऑक्सीजनित है ना, अनऑक्सीजनित अनऑक्सीजनित रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक लाती हैं, पूरे शरीर से हृदय तक लाती हैं। ये काम आपने पढ़ा था बच्चों, तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजनित है, इसका मतलब होगा धमनी। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कहते हैं कि है ना, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। ले जाने का काम पूछा है, ले जाने का काम, तो बच्चों ले जाने का काम किसका है? ले जाने का काम है बच्चों धमनी का, ये नहीं पूछा है, ध्यान दीजिए। देखो अलिंद, देखो ये बच्चों यहाँ क्वेश्चन है कि ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से पूरे शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त है ना, रक्तवाहिनी पूछा है, ये नहीं पूछा कि पंप कौन करता है, पंप नहीं पूछा है। पंप पूछता बच्चों तो आंसर होता हमारा अलिंद, लेकिन सॉरी निलय होता। पंप पूछता तो निलय होता, यहाँ निलय नहीं पूछा, यहाँ बोला कौन लेता, रक्तवाहिनी पूछा है, नस का नाम। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास 52, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा रक्त का हल्का पीला रंग होता है ना, प्लाज्मा का रंग पीला व चिपचिपा होता है ना, रंग पीला एवं यह चिपचिपा होता है। यह रक्त का 55% होता है, यह रक्त का 55% होता है, ये हमने पढ़ा था बच्चों। तो हम कह सकते हैं चिपचिपा कौन है? हमारा प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि किन पौधों को पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? किन पौधों के पत्तियों में स्टोमाटा नहीं होता है? तो बच्चों देखो, किन पौधों के स्टोमाटा नहीं होता है। देखो मैंने ये क्वेश्चन आज तक आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, और बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए जीरोफाइट्स, ठीक है ना, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर, ठीक है ना। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि आई एम नॉट श्योर। मैंने 2-3 क्वेश्चन में नॉट श्योर बोलूंगा कि अगर मुझे 100% पता नहीं है तो मैं गलत नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे मेरे तरफ से लगता है बच्चों कि है ना जीरोफाइट्स आंसर होना चाहिए, जीरोफाइट्स, लेकिन नॉट श्योर, ठीक है ना। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों है ना कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। आपने पढ़ा था बच्चों किण्वन क्रिया किसमें होती है? तो आपने पढ़ा था है ना किण्वन क्रिया बच्चों किसमें होती है? किण्वन क्रिया है ना, किण्वन क्रिया हमने पढ़ाया था आपको कि किण्वन क्रिया कवक में होती है, क्रिया कवकों में होती है। किसमें होती है? कवकों में होती है। तो बच्चों किण्वन क्रिया किसमें होती है? अमीबा में नहीं होता, ईस्ट में नहीं होता, हाइड्रा में नहीं होता। हमने पढ़ा था कि किण्वन क्रिया है ना, किण्वन क्रिया बच्चों किण्वन क्रिया किसमें होती है बताओ? फिर से देखिए सर 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर फिर से देखने बोल रहा है। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो ठीक तो है, अम्लीय तो यही तो है, ठीक तो है, SO2 बच्चों अम्लीय ऑक्साइड है, इसमें क्या दिक्कत है? अरे मतलब क्वेश्चन ऐसा दो बच्चों जो ढंग का रहे, फालतू क्वेश्चन के लिए मत बोलो, जो है तो वो है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तो बच्चों कवकों में होती है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, कवकों में होती है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। देखो अंडाशय आप लोग पढ़े होंगे कि अंडाशय फल बनाता है बच्चों, ठीक है ना। आपने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा बच्चों कि अंडाशय फल बनाता है। अंडाशय क्या बनाता है? आपने पढ़ा होगा बच्चों कि अंडाशय फल बनाता है। अंडाशय क्या बनाता है? फल बनाता है। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय बच्चों फल है और कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे है ना, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी को मालूम है कि बच्चों C6H12 और O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। यह है ग्लूकोज का, ये बच्चों ग्लूकोज का सूत्र है। अगर आपसे पूछा जाए चीनी का, क्या पूछा जाए? चीनी का, तो कहते हैं C12H22 और O11 इसका फॉर्मूला होता है, C6H12 O6, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस पौधे का है ना मतलब किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी इकाई बच्चों कहा जाता है किसे? तो क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है ना, क्लोरोफिल को नहीं। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल की वजह से ध्यान दीजिए, ये ना इससे पत्तियों का रंग हरा होता है, इससे पत्तियों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है, रंग इसकी वजह से है ना पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है, हरा होता है। इससे बच्चों पत्तियों का रंग हरा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है, तो लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट को, है ना, क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, संश्लेषी इकाई कहते हैं, इकाई कहते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ए नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों, है ना, कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग जो महिलाओं में होता है उसका कारण होता है बच्चों एलएच हार्मोन। क्या होता है ना, तो एलएच हार्मोन जो होता है ना, एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन की वजह से बच्चों, एलएच हार्मोन जो होता है यही कारण है किसका, अंडोत्सर्ग का। ये है ना, ये क्वेश्चन एक बार शायद और पूछा गया था कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, तो एलएच हार्मोन। क्या है, एलएच हार्मोन बच्चों अंडोत्सर्ग का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा गया है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन, है ना, द्विखंडन द्वारा नहीं होता है। बच्चों आपने पढ़ा था, है ना, द्विखंडन द्वारा किसमें होता है, तो द्विखंडन द्वारा अमीबा में होता है, लेशमानिया में होता है, पैरामीशियम में होता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि बच्चों ईस्ट में और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा, है ना, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा होता है। क्या लिखेंगे, है ना, ईस्ट या हाइड्रा में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन, है ना, मुकुलन विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। बोलो पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, यस, मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही है, ईस्ट और हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बच्चों सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। प्रकृति में ऑक्सीजन का, सर जी ईस्ट में होगा, सर क्या लिखें, कहाँ पर ईस्ट में होगा, कहाँ पर ईस्ट में होगा जी, जल्दी बताइए कहाँ की बात कर रहे हैं आप लोग, किसका बता रहे हैं ईस्ट में होगा। सर जी 54 का गलत है सर, ईस्ट में होगा सर। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बच्चों, एक बार आपकी भी बात मान लेते हैं। चलो, किण्वन क्रिया किस में होती है, किण्वन क्रिया बच्चों किस में होती है, तो कवकों में होती है। किण्वन हाइड्रा और ईस्ट में, किण्वन ईस्ट में होता है जी। किण्वन प्रक्रिया किस में होता है, इसमें देखो बच्चों एक बार बताओ तो आप लोग, सब लोग जल्दी बताओ तो, इसका ईस्ट होगा क्या सर, 54 का गलत है सर, ईस्ट होगा। वेरी गुड बच्चों, चलो ठीक है, किण्वन क्रिया कवकों में और ईस्ट में होती है। चलो लिख देते हैं, कवकों एवं ईस्ट में, कवकों एवं ईस्ट में होती है, ईस्ट में होती है, ईस्ट में होती है। चलो बच्चों ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो पढ़े हैं तो ये गलती नहीं होगा, ठीक है ना, ईस्ट में। चलो ऑप्शन नंबर 1 कर दिया मैंने, ईस्ट में होती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, अगला क्वेश्चन है, पहले बच्चों अंडोत्सर्ग होता है एलएच हार्मोन की वजह से, कहते हैं कि है ना ईस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रकृति का संतुलन बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बच्चों बी होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है ना, आप बताइए मुझे कि 60 में से लगभग कितना क्वेश्चन आपने सही किया। मैंने कुछ क्वेश्चन चलिए, हेलो जी, हेलो 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 हेलो, आइए कहना है सर जी 50 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, 50 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है जी, 50 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, आ जाओ इसको देखते हैं बच्चों। लिखा है निम्नलिखित में से 50 तो सही है ना, कहाँ था बच्चों, एक क्वेश्चन और था ना, कहाँ पर था रे, 50 तो ठीक है ना, कौन सी धातु, तो बच्चों कॉपर सही है, इसमें क्या दिक्कत है ना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है, ठीक है, ये कॉपर सही है। अरे जो मिस्टेक हो आप लोग बताना बच्चों नीचे कमेंट करके, अगर कहीं हो सकता है और मिस्टेक हो तो बताना, ठीक है, ऐसे दिक्कत हो जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन, बच्चों क्या लिखा है 61 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। बच्चों भोजन के पाचन में देखेंगे तो पीत रस की भी होती है ना, अग्न्याशय रस की भी होती है, आंत रस की भी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा सभी रस। सभी रस बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी रस की होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बच्चों ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो देखेंगे आप,
ट्रिप्सिन ये कहाँ से निकलता है? तो ये बच्चों हमारे कहाँ से निकलता है? जठर रस से, है ना। कहाँ से निकलता है? जठर रस से निकलता है हमारा ट्रिप्सिन, है ना। जठर रस मतलब पेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है बच्चों, आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो बच्चों आहार नल का छोटी आंत, छोटी आंत लगभग 8 से 10 मीटर होती है, है ना। छोटी आंत लगभग क्या होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती हैं, 8 से 10 मीटर लंबी होती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? पहले बच्चों आप सभी को मालूम है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ जो है वो मुख गुहा से होता है। आपको पता है, आपने ये पढ़ा था कि मुख गुहा में, है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, किसका? हाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है। कहाँ होता है बच्चों? मुख गुहा में होता है, मुख गुहा में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है बताओ? मुख गुहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले बच्चों आता है, निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में कौन सा सहायक होता है? आप हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते थे, है ना, कि बच्चों वसा का पाचन में सहायक होता है लाइपेज। लाइपेज जो होता है ना हमारे वसा के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों बी होगा, वसा के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि, है ना, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। बच्चों ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, शायद मैंने एक बार नोट्स में मिस्टेक कर दिया था। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो बच्चों कोशिका द्रव में होती है। मैंने शायद मिस्टेक से एक बार लिख दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो आप लोग सही करना, ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों की ओजोन परत, है ना, ओजोन परत क्या है? ऑप्शन पूछा गया हानिकारक है, उच्च दाब पर लाभकारी है। ऑप्शन है बच्चों लाभकारी है या फिर कोई नहीं। तो ओजोन परत क्या है? हमारे लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? है ना, ए। अगर पूछा जाए ओजोन का सूत्र, किसका सूत्र? ओजोन का फार्मूला, ओजोन का सूत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ओजोन का सूत्र होता है ना, O3। क्या होता है? ओजोन का सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन का अंग है? तो नर प्रजनन अंग किसे कहते हैं? हम लोगों ने कल परसों ही पढ़ा था कि बच्चों नर प्रजनन अंग कहते हैं हम लोग पुंकेसर को। क्या बोलेंगे? कि पुंकेसर को, है ना, पुंकेसर को है इसमें, है ना, पुंकेसर को नर प्रजनन अंग, है ना, नर प्रजनन अंग कहा जाता है, प्रजनन अंग कहा जाता है, अंग कहा जाता है बच्चों, ठीक है ना, कहा जाता है पुंकेसर को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा गया है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है ना। सर ओजोन परत और ऊर्जा, एक सेकंड बच्चों, हानिकारक मैंने बता दिया। अरे हानिकारक कैसे होगा? ओजोन परत तो लाभकारी है ना बच्चों, ओजोन परत हानिकारक नहीं है। वो पराबैंगनी किरण जो है बच्चों क्या है? हानिकारक है। सॉरी बच्चों, रुक जाओ, एक सेकंड क्या लिखते हैं बच्चों की, है ना, कि पराबैंगनी किरण, ध्यान दीजिएगा, पराबैंगनी किरण हानिकारक है। सॉरी बच्चों, ध्यान नहीं दिया मैंने, हानिकारक है एवं ओजोन, है ना, जबकि ओजोन परत हमारी रक्षा करता है ना, बल्कि ओजोन परत लाभकारी है। सॉरी बच्चों, लाभकारी है, ठीक है ना। ओजोन परत क्या है बच्चों? लाभकारी है ना। ओजोन परत क्या करता है? हमें लाभ देता है, जबकि पराबैंगनीकरण बच्चों हानिकारी है। सॉरी, है ना, मैंने उसको पराबैंगनीकरण समझ लिया। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लिखा गया है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 30.5 किलोजूल प्रति मोल, 30.5 किलोजूल प्रति मोल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 30.5 किलोजूल प्रति मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 70 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण, है ना, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो बच्चों इथाइल अल्कोहल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, इथाइल अल्कोहल जो होता है वो बनता है अवायवीय शोषण में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, अवायवीय शोषण में इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर लिखा गया कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती हैं? तो बच्चों श्वसन गैसों के परिवहन में आरबीसी भाग लेती हैं, आरबीसी, है ना, रेड ब्लड सेल, है ना, या फिर कार्पल्स, ठीक है। तो बच्चों आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, यही बच्चों इसमें भाग लेती हैं। चलिए जल्दी बताइए, अगला क्वेश्चन नंबर लिखा गया कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट अगर आप देखेंगे तो वो हर जगह होता है बच्चों। पादप अपशिष्ट अगर आप देखेंगे तो कहाँ होता है? पत्तियों में, छाल में, कोशिका रेक्टियों में, सभी जगह। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सभी जगह। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है बच्चों, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी
है ना, एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। तो आप देखेंगे बच्चों, मनुष्य के आहार नल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो अमाशय तो करता ही करता है, अमाशय करता है, ग्रास नली करता, सॉरी बच्चों, है ना, मुख करता है, ग्रास नली नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रास नली जो होता है वो किसी भी एंजाइम को नहीं निकालता। आपने पढ़ा था बायोलॉजी, आप याद कीजिए, ग्रास नली बच्चों किसी को नहीं निकालता है ना, ग्रास नली किसी को नहीं निकालता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो बच्चों मूत्र की जो सांद्रता होती है ना, हमने ये पढ़ा था किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है, यानी कि सांद्रता, यानी कि मूत्र पतला होगा या गहरा होगा। ये बच्चों आई एम नॉट 100% श्योर, है ना, मेरे ख्याल से थायरॉक्सिन तो नहीं होगा, थ्रोसिन बच्चों, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, ठीक है ना, ये तो बच्चों हार्मोन है, ये तो हार्मोन मेलाटोनिन है ना, तो नॉट 100% श्योर, इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना, हम श्योर नहीं है बच्चों इसमें, नॉट श्योर, और इसका आंसर भी हम नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है ना, जब क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में अभी तक आया नहीं है। मूत्र की सांद्रता हमने देखा था, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, मूत्र में गंध क्यों होता है, ये सब क्वेश्चन हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। अगर आप लोग को 100% श्योर है तो बताओ बच्चों जल्दी से। सर 62 का आंत्र सर जी, नहीं वो तो मैं बता दिया, 43, जल्दी बताओ सर, आधा होगा सर जी, अरे 62 का तो हमने देखा था ना। चलो ठीक है, हम एक बार चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि संबंधित नहीं है? तो बच्चों पौधों में 2-3 हार्मोन वृद्धि करते हैं, जैसे कि बंदा चलो ऑक्सीजन वृद्धि है, जिबरेलिन वृद्धि है ना, कहते हैं बच्चों साइटोकाइनिन भी वृद्धि करता है ना, साइटोकाइनिन भी वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन बच्चों एब्सिसिक जो है वृद्धि नहीं है, एब्सिसिक बच्चों वृद्धि नहीं करते हैं, एब्सिसिक वृद्धि नहीं करते हैं क्योंकि बच्चों एब्सिसिक क्या करते हैं, मुरझाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन है नंबर 76 क्वेश्चन है कि मानव हृदय की तंत्र का ना, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो बच्चों हृदय का काम क्या होता है? श्वसन करना हृदय का काम नहीं होता, वो तो फेफड़े का काम है। हृदय का काम पाचन नहीं है, हृदय का काम उत्सर्जन नहीं है, सॉरी बच्चों ना, हृदय का काम क्या है? उत्सर्जन नहीं बच्चों, हृदय उत्सर्जन क्यों करेगा, वो तो वृक्क करता है ना। तो बच्चों हृदय का काम है परिवहन, क्या करता है? परिवहन। क्यों? क्योंकि यह रक्त का परिवहन करता है, हृदय रक्त का परिवहन करता है, हृदय जो होता है हार्ट हमारा रक्त का परिवहन करता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं परिवहन का है, तो लिख देंगे कि हृदय, हृदय, हृदय रक्त का परिवहन करता है। किसका? रक्त का परिवहन करता है, परिवहन करता है, रक्त का परिवहन करता है बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कि जीव है ना विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम, वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, वंशानुक्रम के, है ना, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, हम उसे कहते हैं बच्चों, है ना, अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी, है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन नंबर 78 क्या है कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? किस गैस को ग्रहण किया जाता है? आप सभी को मालूम है कि श्वसन में प्यारे बच्चों हम लोग किस गैस को ग्रहण करते हैं? तो हम लोग O2 को ग्रहण करते हैं। श्वसन में क्या लिखेंगे? श्वसन में O2 को ग्रहण किया जाता है, O2 को ग्रहण किया जाता है एवं किया जाता है एवं CO2 को छोड़ा जाता है, CO2 को छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए कहते हैं अंतिम क्या है हमारा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो बच्चों ग्लूकोज में अगर आप देखेंगे, ग्लूकोज में तो होता है C6H12O6, इसमें कार्बन कितने हैं? C कितने हैं बच्चों? तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C बराबर 6 होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है ना। अंत, है ना, कहते हैं अंत भला तो सब भला। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र उपस्थित है ना, अवस्थित है, यानी कि हमारे मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रिया कौन करता है बच्चों? हमारे मस्तिष्क में जो अनैच्छिक क्रिया है वो करने के लिए कौन है बच्चों? तो हमारे होता है पश्च मस्तिष्क, है ना। पश्च मस्तिष्क जो है वो हमारी अनैच्छिक क्रिया के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आप बताओ बच्चों अप्रोक्स, अगर मैंने मान के चलो कि मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिया, मान के चलो, तो 75 में से आपका स्कोर क्या रहा? 75 में से मैंने पहले बोला कि आप 80 पर मत जाओ, आप बच्चों 80 पर मत जाओ, आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं। 75 में आपका क्या है ना, आपका स्कोर कितना रहा जल्दी बताओ? यस यस गुरुजी ADH होगा, ठीक है, होगा तो मैंने छोड़ दिया था। 74 का गुरुजी ADH होगा, मैंने नहीं पढ़ा था बच्चों कभी, तो मैं गलत नहीं कर सकता। ADH सही है, आपका मन होगा तो जल्दी बताओ। 75 में से आपका स्कोर 60 सर जी, ठीक है। आपको कितना करना है बताओ? आपको 40 करना है। अब बताओ इसमें से जहां भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बच्चों, उसको आप नहीं छुओगे। थोड़ा भी कन्फ्यूजन जहां पर एग्जाम में उसको मत छोड़ना, ठीक है। मान के चलो मैं ही बनाता बच्चों, तो जो कन्फ्यूजन, ध्यान देना। आज क्या सीखा? आज क्या सीखा जल्दी बताओ? आज क्या सीखा, है ना, आज क्या सीखा बच्चों? जल्दी बताओ, आज क्या सीखा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात सीखा गुरुजी ये, नंबर 1 सबसे पहला ये बोला है ना, सीखा कि जो 100% जानेंगे,
जो 100% जानेंगे वही बनाएंगे, जानेंगे वही बनाएंगे। सबसे पहली बात वही बनाएंगे बच्चों, जो 100% जानेंगे वही बनाएंगे। दूसरी बात हमने ये सीखा कि हड़बड़ी में गलती नहीं करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। जल्दबाजी में देखा आपने गुरुजी ने गलती किया ना, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, में गलती नहीं करना है, नहीं करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है ना। नंबर 3 बच्चों ध्यान दीजिए, नंबर तीन, ठीक है ना। एक प्रश्न को 2 बार कम से कम पढ़ेंगे, एक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है बच्चों अगर कोई प्रश्न मिस्टेक हो तो है ना, ऐसा हो सकता है कि प्रश्न मिस्टेक वगैरह होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों का जो क्लास होगा उसमें इसका सब्जेक्टिव किया जाएगा, ठीक है ना। इसका सब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी हम उसको तैयार कर लेते हैं, फिर आपका क्लास हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग कहते हैं गुरुजी 62 में मिस्टेक है ना। अगर कहीं हो सकता है मिस्टेक हो बच्चों कि ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, तो ट्रिप्सिन बच्चों आंत से निकलता है, जठर रस से। आंत से निकलने वाला ट्रिप्सिन है बच्चों। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है ना, ट्रिप्सिन जठर रस से निकलने वाला हार्मोन HCl है। HCl ट्रिप्सिन इसी में होगा ना, देखो इसको देख लेना बच्चा। 80 का मेडुला होगा सर जी, नहीं बच्चा 62 का है, देखो ना 62 तो है सर, आंत रस होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है हाँ, चलिए तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है अग्न्याशय है ना, उत्तर इसका अग्न्याशय दिया गया है बच्चों, है ना। ट्रिप्सिन अग्न्याशय द्वारा स्रावित किया जाता है, अग्न्याशय द्वारा बच्चों, ठीक है ना। अग्न्याशय रस में होगा, सॉरी बच्चों, ट्रिप्सिन अग्न्याशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप आंत्र नहीं बोल सकते हो, है ना, क्योंकि इसका आंसर दिया गया बच्चों अग्न्याशय से निकलता है ट्रिप्सिन अग्न्याशय से। इसको एक बार देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, इसको एक बार देख लेना आप लोग अच्छे से। चलो अब बोलते हैं 43 में सर मिस्टेक, आज 43 देखते हैं। एक बच्चा 43 बोल रहा है, इसको देख लेना एक बार अच्छे से एक बार, ठीक है, देख लेना कहाँ पर, ये भी अगर हो सकता गलत हो, किसी बुक में अच्छे से पढ़ के देखना, जो ओरिजिनल बुक में देखना बच्चा, गूगल वगैरह में गलत रहता है, गूगल वगैरह मत देखना, जो ओरिजिनल बुक होगा उसमें देख लेना बच्चा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन है ना, एस नहीं बच्चों, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा कितने को लगता है ये गलत है ना, ये तो बिल्कुल है ना। अच्छा पूछा गया क्या इसमें से, अच्छा रुक जाओ, इसमें से मुझे भी लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो ऐसा होता था ना कि HCl और HNO3 का, HCl और HN है ना, HNO3 का रेशियो होता है तो 3:1 होता था बच्चों। अगर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता बच्चों तो आंसर 3:1 होता। ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, इधर आ जाओ। आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है 43 गलत नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें ये लिखा रहता है, आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें ये लिखा रहता है कि अम्लराज में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन ये रहता है कि अम्लराज में HCl तथा HNO3 का अनुपात क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, अनुपात होता है। तो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसे लिखते हैं, HCl पहले बोला था, HCl लिखेंगे अनुपात HNO3। तो बच्चों इसमें 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1 है, तो ये उसका ना उल्टाना पड़ता है, उल्टा करेंगे तो ये 3:1 होगा। ध्यान दीजिएगा 3:1 उल्टाने पर। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो पहले दिया गया है, पहले बच्चों HNO3 दिया है, तो पहले लिखेंगे HNO3 अनुपात HCl, तो इसको उल्टाएंगे, यहाँ 1 है तो 1:3 आएगा बच्चों, ध्यान देना 1:3, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन सही है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। सर 51 एक बार देख लीजिए, आ जाओ 51 देखते हैं। तो जहां मिस्टेक है उसमें सही में बोल दो हाँ मिस्टेक है गुरुजी। आज ठीक है बच्चों, देखो नहीं चल रहा है इंटरनेट, क्या हुआ, सही है, ठीक है, आ जाओ। चलो ठीक है बच्चों, अब जो होगा देखो, आप देखो इतना तो हम नहीं देख सकते, आप बोलोगे सर ये सही करो वो सही करो, है ना, ऐसा वैसा नहीं होगा बच्चों, इतना तो नहीं दे सकते, ठीक है ना। सर 22 भी देखने बोल रहे हैं, तो आप लोग कुछ पढ़े हैं, आप सब में हम देखेंगे कैसे होगा ये बताओ। अब सब लोग अलग अलग बुक से पढ़े हैं जी, हमको बोलिए सर देखिए, देखो आप बोल रहे हैं सर है ना 22 में भी आपको गलत लग रहा है कि वायु में रखा कांच का प्रिज्म ना आपतित किरण को मोड़ देता है ना आधार से दूर, ठीक है ये बच्चों सही है, ठीक है। चलो देख लेना एक बार, इसमें जहां मिस्टेक आप लोग नीचे कमेंट करना, देख लेंगे, बाकी मेरे ख्याल से सही है बच्चों, ठीक है ना। हो सकता है कहीं की मिस्टेक हो सकता है, अगर 2 मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, अगर कभी होता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो बच्चों लव यू सभी को, बाय। नीचे कमेंट किया, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी वो आएगी किस पर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो अपनी आने वाली है बच्चों वो आएगा इसके सब्जेक्टिव पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो इसका सब्जेक्टिव, नेक्स्ट वीडियो बच्चों इसका सब्जेक्टिव,
इसका सब्जेक्टिव, नेक्स्ट वीडियो इसका सब्जेक्टिव, इसका प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे, आप लोग देख लेना सब्जेक्टिव। लव यू बच्चों, बाय बाय सभी को। नीचे कमेंट कीजिए क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। लव यू बच्चों।